ये चैप्टर है हमारा, लास्ट यूनिट है बुक की, फर्स्ट वॉल्यूम की। इक्विलिब्रियम, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा है, ठीक है। हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर फिजिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की और आयनिक इक्विलिब्रियम की। तीन इक्विलिब्रियम का हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी इस चैप्टर से, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम होती क्या कंडीशन है ना। इक्विलिब्रियम पर डिस्कस करते हैं पहले हम, बाद में देखेंगे क्या केमिकल होता है क्या फिजिकल होता है, ठीक है। तो हमें कंटेनर बनाना है, यहां पर बना देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ढक्कन को, लेड बोलते हैं ना। क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं पूछना पड़ता है। तो इस बर्तन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, ए और बी दो सब्सटेंस लिए हमने और ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और सी और डी बनाते हैं। अभी आपको इनकी जानकारी नहीं है, बी क्या है सी डी क्या है, तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसे बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको, डायरेक्शन के बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन होती है ना। तो यहां बताते हैं से पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। पहली हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शन मोस्ट ऑफ आज तक आप यहीं पढ़ गए, ठीक है। जो पढ़ गए उसे तो बताएंगे नहीं हम यहाँ पे, और जो नहीं पढ़ी उसे बताएंगे। इरिवर्सिबल दोज रिएक्शंस which complete in direction of product formation, है ना। तो इन्हें बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन। तो दो रिएक्शन इज कंप्लीट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एक ही तरफ चल के प्रोडक्ट की तरफ चल के कंप्लीट हो जाती है, वापस नहीं आती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गई। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, H2O। ये रिवर्सिबल भी आ सकती है, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे थे। ये रिवर्स भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। चलो मैं से लिखता ही नहीं यहाँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर अगली चीज तुमने तो वहां भी लिख दी थी। मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये करता है काम थोड़े, सारे इसी पे बेस हैं, मैं सिंपल से लिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है हमारी सारी इरिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, आगे की साइड पर से जहां वो प्रोडक्ट बनता है। दूसरी होती है हमारी रिवर्सिबल,
इसी का जिक्र करने वाले हैं हम इसमें। तो इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब आगे में वही रिएक्शन और प्रोडक्ट बनेगा, बस खत्म रिएक्शन, पीछे को नहीं आती वापस। देखो दोज रिएक्शन विच, है ना, यहाँ रिएक्शंस कर दो ना, दोज रिएक्शन विच proceed in both direction, है ना, मीन्स क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो इस तरीके से यहाँ जवाब, अब एरो मेरा यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया CaCO3 गर्म कराया क्लोज कंटेनर के अंदर, इसे क्या बना, CaO प्लस CO2। ये आप रिएक्शन 10th में पढ़ चुके, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, याद है आपको? यस सर। हैं? यस सर। समझ गए? ये हो गया हमारा, ये रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, H2 प्लस I2 2HI दोनों डायरेक्शन में चल रही है, N2 प्लस 3H2 दोनों डायरेक्शन में चल रही है, हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होती है। रीजन क्या है, क्योंकि जब दोनों डायरेक्शन में चलेगी, मान लो रिएक्टेंट डिकम्पोज हुए या एसोसिएट हुए, कुछ भी हुए, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट फिर एसोसिएट हुए, डिकम्पोज हुए, रिएक्टेंट बना दिया, है ना? यस सर। तो हेंस दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर इससे बचा कैसा जाएगा भाई, ये तो घोटाला करेगी फिर। इस तरीके से मान लो आपको बनाना ये तो वापस यही बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसे जब मतलब इंडस्ट्रियल लेवल की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो इन्हें निकालते रहते हैं, जैसे ही बनते रहता है निकालते रहते हैं, बनते रहते हैं निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इधर को जाता रहेगा फिर, हैं, और तो पहुंचाना नहीं उधर को भाई, हैं, फिर हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ आएगी, तो रिवर्सिबल तो बात हो जाएगी भाई, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, रिवर्सिबल के लिए मुझे इक्विलिब्रियम पे जाना होता है, तो रिएक्शन को मुझे दोनों डायरेक्शन में ही प्रोसीड करवाना होता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में तो पूरी तरीके से नहीं होती, दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है। अब देखो आप यहाँ इक्विलिब्रियम में है, वो बता दिया आपको, इक्विलिब्रियम में दोनों डायरेक्शन में है ना, ये जो है ना, ये वाला साइन, ये तो आगे को और ये पीछे को, रिवर्सिबिलिटी को बताना है। इसके अलावा एक साइन और भी लगा सकते हो आप, कौन सा साइन लगा सकते हो आप, ये वाली, ये भी है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होती है रिएक्शन। अब देखो होती किस तरीके से, यहाँ आते हैं और इसके लिए कंडीशन है कि रिवर्सिबल होना जरूरी है। जब इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे तो ये तो हम पढ़ चुके पहले, ये पढ़ रहे हैं और पूरे चैप्टर में इसी का जिक्र करते रहे, बात अलग अलग आएगी, जिक्र इसी का ही होगा, रिवर्सिबिलिटी जरूर होगी। और रिवर्सिबिलिटी फिर पहुंचती है कहाँ, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है रिवर्सिबल होना जरूरी है रिएक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ए और बी एक कंटेनर के अंदर। अब दूसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए कि बर्तन जो होना चाहिए बंद होना चाहिए, ये सबसे मेन कंडीशन है,
अगर ये नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगी कहीं, इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगी। तो आपने A प्लस बी लिया और C और D बना, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने पे मैं आपको बताऊं, यहाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दूं, मैं T इक्वल टू 0 दे दूं। T इक्वल टू 0 का मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, अरे ये तो होगा, और तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितने टाइम पे लगेगा रिएक्शन में, उस टाइम को आप क्या कहते हैं, इसे T1 मान लें आप, इसे T2 मान लें। ये कितना हो गया T टाइम के अंदर। मैं T इक्वल टू T भी लिख सकता था, पर मैंने 1 2 के हिसाब से रेफरेंस दिया, या आप इसे ये TI भी कह सकते हैं, TI बोले तो इनिशियल, इसे TF कह सकते हैं फाइनल, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? yes, चलो, तो जैसे ही रिएक्शन में ये रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा हमारा, और जब ये बनेगा वो T टाइम के बाद बनेगा। तो मान लो यहाँ T0 था, फिर 2-4 सेकंड हुई, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 मिनट मान लो आप, थोड़ी देर के लिए 15 फिक्स कर दिया हमने। तो 15 मिनट के बाद ये बनना शुरू हुआ, बनने लगा, फिर और गए हम, थोड़ा टाइम और बीता, 30 मिनट मान लो आप, 25 मान लो, फिर और बनाए, ये कम हो गया, ये बन गया, फिर थोड़े टाइम के बाद, अब वो टाइम हो गया 37 मिनट मान लो, ये भी फिक्स कर दिया हमने, जस्ट एजम्पशन, नोट एक्चुअल वैल्यू। तो 37 मिनट के बाद ये इतना बन गया जितना इधर बचा हुआ है, समझ गए मेरी बात? yes, sir. मतलब इसका अमाउंट इतना हो गया जितना इसका अमाउंट है, या आप ये कहें अमाउंट से बात आती है फिर कंसंट्रेशन में, क्योंकि केमिस्ट्री में अमाउंट का जब रिलेशन आता है ना तो कंसंट्रेशन पे ले जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन से फिर क्या निकलते हैं, मोल निकलते हैं, है ना, मोल निकालता है ना कंसंट्रेशन से पहले, और फिर मोल से वेट भी निकाल देते हैं। अमाउंट को मोल में चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को हम कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो जितना इसका अमाउंट है उतना ही अमाउंट इसका हो गया 37 मिनट के बाद। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम अचीव की कंडीशन क्या है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, यही सिचुएशन और यही कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाती है। आ रही बात समझ में आपको? अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तो दूसरा तरीका क्या है, जब वहां देखो फॉरवर्ड लिखा ना और बैकवर्ड लिखा हुआ है, जब ये तो फॉरवर्ड जाएगी ना, ये वाली जो इधर लिखी हुई रिएक्शन, ये आगे भी जाएगी ना, और ये पीछे को आएगी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बोले तो वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए तो इसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब सर जितनी एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पास, नो नो नो, एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है ना, देयर इज ए नो रिलेशन, है ना, रिगार्डिंग एनर्जी इन द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज़ इन दिस चैप्टर वी कैन नोट अबाउट द डिस्कशन ऑफ एनर्जी, ओनली स्टेट, है ना, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, है ना, नोट एनर्जी। अब वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी रिलीज हो रही है ना, it doesn't matter in this chapter because we have already discussed about the energy term as well as heat term as well as enthalpy term as well as Gibbs energy term, entropy term, or there are various type of standard energy in the previous chapter, note here, ठीक है।
So hence in this chapter we will only discuss about equilibrium as well as factor affecting the equilibrium as well as conditions by which equilibrium achieved. Is that clear to all? Yes sir. ठीक है, समझिए। तो 37 मिनट है, इसकी कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो लिखने का तरीका तो मैंने बताया आपको थ्योरी में पहले। अब फाइनल में आंसर में क्या लिखना है, when the concentration of reactant is equal to concentration of the product are equal या seems to be constant। कांस्टेंट का मतलब है ऐसा कि अब बिल्कुल फिक्स ही होगी, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस कंडीशंस या दिस सिचुएशंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम। अब ये केमिकल और फिजिकल या आयनिक कहां लगाएं, अरे जहां फिजिकल चेंज हो रहा होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम और जहां केमिकल चेंज हो रहा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और जहां रिएक्शंस आयंस के बीच में हो रही होगी दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ गए मेरी बात? यस सर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। चलो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई। तो इक्विलिब्रियम व्हेन concentration of reactant आर बोले तो reactant is equal to concentration of product, है ना। दिस कंडीशन या स्टेट है ना, यस सर। या सिचुएशन इज रेफर, है ना, एज इक्विलिब्रियम। ठीक है। और सर ये डेफिनेशन हम लेंगे पेपर में। हाँ तो जरूरी थोड़ी है आए या ना आए, ये तो पेपर ही बताएगा, ठीक है। और पेपर से पहले मैं बताऊंगा पेपर में लिखना है मैन रेट ऑफ एफ आर बोले तो फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना, इज इक्वल टू बी आर बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल है ना बहुत, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत है चैप्टर के अंदर, ठीक है। रेट की जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हो, है ना। अब आप इसे रियल लाइफ में समझेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि रियल लाइफ में समझना जरूरी है, क्योंकि साइंस इज रियल लाइफ साइंस, है ना। इट मे बी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स भी ऐसे ही है बट वो रियल लाइफ में कम एग्जिस्ट करता है, कोई इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, समझिए। यस सर। वो ऐसा लगता नहीं कि जो रियल लाइफ में 10 तक का करता है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का है रियल लाइफ में इस्तेमाल, हाँ हाइट नापने में, कुतुब मीनार की हाइट नापने के लिए, हैं जिस हाइट नापनी होगी,
चलो, आपने गेम देखा होगा रोप पुलिंग का। रोप पुलिंग, रस्सा कसी का गेम है ना। तो उस गेम के अंदर कुछ बंदे लेफ्ट साइड, कुछ राइट साइड, है ना। लेफ्ट राइट क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपके तो लेफ्ट और राइट में ही होंगे ना। अरे बीच में तो आप खड़े हैं, बीच में मतलब जहाँ गैप है वो आप मान लो इधर कुछ बंदे इधर कुछ बंदे, दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा हाँ, है। same वो force। चीज तो हो गई, जो ना वो इधर गया वो इधर गई। समझ गया? क्लियर, इक्वल फोर्स लग रहा ना। यस सर। तो बैलेंस है, यस सर। तो वही बैलेंस यस है। सर। जीरो आएगा फिर रिजल्टेंट फोर्स उनका तो रिजल्ट। अरे वही अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा ना, उसी की तो बात मैं करने वाला हूँ। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। हाँ। कंडीशन कांस्टेंट हो गया। हाँ, अब यहाँ मैंने लिखा ना कंडीशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ऐसा लगा कांस्टेंट होगी कंसंट्रेशन। यस सर। है। यस। तो जब रिजल्टेंट फोर्स आप जीरो कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो आप ऐसे कह रहे हैं तो कोई सा भी ताकत नहीं लगा रहा। नहीं सर। ये तो मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, एक्शन ऑफ इक्वल्स टू रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। एक इधर को खींच रहे एक इधर को खींच रहे। हां। ठीक है, यस सर। फिजिक्स में लेके चला गया आपको। यस सर। वापस डायनामिक्स में आता हूँ। ओके सर। डायनामिक्स में क्यों आता हूँ, और फिर स्टैटिक्स में भी लेके जाऊंगा। ये आपके सिलेबस से पहले थे, हम नहीं है जिनमें मैथ है उन्हें पता है। यस सर। फिजिक्स में है चीजें, यस सर। स्टैटिक्स और डायनामिक्स। यस सर। जो मैकेनिक्स है ना, यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ, अके फोर्स इधर को लग गया, एक टेंशन इधर को लगी, टेंशन बताओ हैं। अरे तुम्हारी टेंशन है, बताओ टेंशन बढ़ा रहे हो बाद में। समझ रहे मेरी बात हैं? अरे टी पर को mg नीचे को लग गया, टी इक्वल टू mg के बराबर हो गया। यस हैं, और पुली में मोशन आ गया हैं, टी इक्वल टू mg प्लस ma। सर नहीं m is equal to t। अरे ये मैकेनिक्स है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द आईआईटी जेईई और नीट एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, टेंशन निकालनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा टेंशन में मत रहना। भी टेंशन पूछता है, एक्सेलरेशन पूछता है। अरे टी इक्वल टू mg प्लस ma पूछता है ना, सही। जब कोई मोशन आता है, स्लाइड होती है पूरी। ठीक है, अब आ जाओ वापस। देखो डायनामिक्स में था मैं, तो ये कंडीशन डायनामिक है, महसूस स्टैटिक होती है। अरे रस्सी खींच लेना बंदे, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा हुआ है, तो रस्सी किधर को भी नहीं जा रही। तो आपको तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ शरीर थे, ये तो हमें दिखा रहे, ड्रामा कर रहे हैं, बट वो डायनेमिक में होता है, ताकत को बराबर लगाते हैं दोनों। समझ गए मेरी बात? दोनों ताकत बराबर लगा रहे, इधर से भी और इधर से भी, हैं? तो होगी डायनेमिक नेचर, बट आपको महसूस स्टैटिक हो रही है वो। सर मतलब कोई भी चीज रेस्ट में नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम में होती है। अगर कहीं भी रखी है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि उसको नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात करते हैं तो बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात करते हैं तो बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। यस सर। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। यस सर। वैन जब हम ऊपर जाता है ना सेलेस्टियल बॉडी में, आसमान में, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं ना बड़े बड़े को, है ना। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स में इतना रिलेशन है कि केमिस्ट्री बात करती है माइक्रो की और फिजिक्स बात करता है मैक्रो की, हैं। उसमें कहीं हाँ माइक्रो का भी एक दो जगह जिक्र आता है जहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी की बात होती है। ठीक है, वहाँ इसका जिक्र आता है, वरना बड़ी बड़ी चीजों की बात होती है। एक गाड़ी दूसरी से टकराई, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ये बताओ वो बताओ। ठीक है, और जहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जिक्र होता है ना, मैं आपको बताऊं ये न्यूटन की तीन इक्वेशन है, u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80 और s इक्वल टू u t हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू है। तो ऊपर जाने के बाद ये नहीं लगती, ऊपर जाने के बाद ये फेल हो जाती है। कहाँ सेलेस्टियल बॉडी पर, समझ गए? हमारा वेट हमें वेटलेसनेस की, सर वो तो ग्रेविटेशन में है। हां
अरे जी हो जाता है ना इस वजह मैंने बता दिया से आपको। क्लियर हो गया था ना? यस सर। तो दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई यहाँ पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये एक क्रॉस कंट्री डायनेमिक होती है नेचर में, और क्या नाम महसूस स्टैटिक होती है, रुकी हुई महसूस होती है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई आपको, बंद बर्तन के अंदर होनी चाहिए। और भाई रिएक्शन कंडीशन तो होनी है। अब ऐसा थोड़ी कि आपने मैंने ना तो मेरा टेम्परेचर का जिक्र करा ना प्रेशर का जिक्र करा, अब करता हूँ जब जरूरत नहीं है मैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसका कोई सी भी रिएक्शन हो, हर एक रिएक्शन का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है, और उसकी कैटेलिस्ट की क्या कंडीशन है या और क्या कंडीशन है, वो सब रिएक्शन के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। पेज नंबर 196 मिल गया ना। पहला पॉइंट है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी जिक्र कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर सबके लिए अलग अलग होता है। अभी तुम 25 ही मान के चल रहे हो यहाँ पर। हाँ, बोथ अपोजिंग प्रोसेस अगर एट सेम रेट, अपोजिंग का मतलब है दोनों डायरेक्शन वाले, एक इधर को एक इधर को, और सेम रेट है ना। देयर इज ए डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, है ना। डायनेमिक है ना, हाँ, नहीं स्टेबल का मतलब होता है स्थायी। स्टैटिक में अलग डिफरेंस है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। आर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्या बताया मैंने? मेजरेबल कौन कौन सी मेजर करते हो? प्रेशर मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम का जिक्र नहीं है हम, टेम्परेचर प्रेशर जब जिक्र करेंगे जब बताएंगे। कंफ्यूज नहीं करना, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। When the equilibrium is attained for the physical process, it is characterized by the constant value of the one parameter at a given temperature. और कुछ पैरामीटर होते हैं इसके। The magnitude of such quantities at any stage indicate the extent of the which physical process has been processed before the reaching equilibrium. है ना? ये धीरे धीरे सारी चीज समझ। इक्विलिब्रियम तक आने के लिए क्या हाँ। प्रोसेस बताओ। समझ आ गया? आगे समझ? क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नो सर।